एक तरीका है। आप लोगों ने कभी हवाला होते हुए देखा है कैसे होता है? आप में से कितने लोग हवाला मतलब इकोनॉमिक्स की क्लास में क्या पढ़ा मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आप में से कितने लोग हवाला समझते हैं क्या होता है हवाला ठीक से? कि कैसे वो चीज़ें मैनेज की जाती हैं? हवाला ये इंटरनेशनल होता है या डोमेस्टिक भी होता है? खूब होता है। मतलब हर शहर में सारे बैंकों के समानांतर एक बैंक चलता रहता है, जो दुकानों के अंदर, घरों के अंदर चलता है, वहाँ से हवाला होता है। तो इंटरनेशनल फंडिंग में हवाला की भूमिका बहुत ज़्यादा रहती है। सिंपल है, देखिए ज़रा जैसे दिल्ली में एक व्यक्ति है, दूसरा मुंबई में है, इनके बीच में बिज़नेस होता है। दिल्ली के व्यक्ति को मुंबई पहुँचाना है 1 करोड़ रुपए। मुझे परेशान है कि मैं 1 करोड़ रुपए लेके अगर ट्रेन से गया और नींद आ गई बीच में और कोई ले गया तो क्या होगा? या किसी ने बंदूक दिखा दिया या पुलिस ही आ गई, स्टेट ही आ गया, सब खत्म हो जाएगा। चेक से दे नहीं सकता क्योंकि ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी समझते हैं ना? ब्लैक तो नहीं होती है ना, तो कैसे लेके जाए? टैक्स तो पे किया नहीं उसपे। तो सिंपल तरीका है। कई लोगों को दिल्ली से यहाँ भेजना है, कईयों को यहाँ से वहाँ भेजना है, तो बड़ा सिंपल है। तो दिल्ली से जिसको भेजना है मुंबई में, जिसको पास भेजना है ना, वो दिल्ली में एक कारोबारी के पास जाएगा जो ये काम करता है। इस कारोबारी एक्स का पार्टनर X1 वहां काम करता है। बस ये जाएगा एक्स के पास कि मुझे ये 1 करोड़ रुपए मुंबई भेजने हैं। वो पूछेगा किसके पास, उन्हें मतलब नहीं कैसे भेजा है। वो कहते हैं कि काम करो, जिसको देना है उसके पास 10 रुपए का नोट होना चाहिए, उसका नंबर हमें बता दो। अब ये बताएगा, उससे पूछिए भाई तुम्हारे पास कौन सा नोट है, 10 का या 100 का, जो भी आमतौर पर 10 का चलता है। फिर वो 10 के नोट की फोटो भेजेगा, ये इसको फोटो दिखाएगा कि ये नंबर है। अब बड़ा सिंपल है, इसने 1 करोड़ रुपए लिया दिल्ली में यहाँ से और बॉम्बे वाले को बोल दिया कि ये वाला नोट जो भी लेके आए उसको 1 करोड़ रुपए दे देना। ये हवाला है, उस नोट के हवाले से ये पैसा दिया जाएगा। वो आदमी के 10 का नोट, वो 10 का नोट उस समय 1 करोड़ रुपए का ध्यान रखना है। अगर गलती से वो जेब कट गई और 10 का नोट चला गया उस समय वो 10 का नोट नहीं है, उस समय 10 का नोट बहुत महंगा है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, नोट फाड़ लेते हैं और नंबर वाला इलाका जो है उतना हाथ में रखते हैं बस कि कोई जेब भी ना काटे, उसको क्या ले जाएगा। और फिर उसको ले जाके दिखाते हैं, उतना हिस्सा दिखाते हैं, उसके बदले उनको पोटली मिल जाती है और इससे ट्रांजैक्शन हो जाती है। और इसके बदले एक ट्रांजैक्शन अमाउंट ये लोग लेते हैं, मेरे ख्याल से 0.1% के आसपास की। 1 करोड़ दिया तो उसमें 10,000 रुपए या 20,000 रुपए इनका हुआ, ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल करवाने के लिए। ये डोमेस्टिक है। ब्लैक मनी टिकी हुई है हवाला कारोबार पर, और एक मनी लॉन्ड्रिंग, आज हम थोड़ा सा समझेंगे मनी लॉन्ड्रिंग कैसे, इसमें कैसे होती है फंडिंग में। और दूसरा जो हवाला है वो इंटरनेशनल में और ज्यादा काम करता है, और कई बड़े उद्यमियों का काम ही है। वो क्या करेंगे, एक ऑफिस दिल्ली में, एक न्यूयॉर्क में, एक लंदन में, एक दुबई में, 4 ऑफिस हैं। बाहर बोर्ड कुछ भी लगा हो, अंदर काम चलता है हवाला का सिर्फ। उनका काम सिर्फ ये है कि इस मुल्क से पैसा वहां भेजना है, वहां से वहां भेजना है, हवाला होगा, ट्रांजेक्शन हो गई, उसी में जो ट्रांजेक्शन फी उनको मिलती है उससे उनका सारा काम चलता है। तो इंटरनेशनल फंडिंग में ये जो इलीगल फंडिंग है, इसमें हवाला कारोबार की भूमिका बहुत ज्यादा रहती है। और दुनिया की कोई सरकार कितना भी जोर लगा ले, इसे खत्म तो नहीं कर सकती, कम कर सकती है। टेरर फंडिंग इलीगल फंडिंग का ही एक हिस्सा हो जाएगा, जब आएंगे ना तो उसमें टेरर फंडिंग को बीच में लेके आएंगे, ठीक है। कम कर सकते हैं जिस दिन नरेंद्र मोदी का सपना पूरा हो गया प्लास्टिक मनी वाला, कि लोग कैश देखना ही भूल जाएं। लोग कहें कि 2000 का नोट आता है क्या आजकल, अच्छा नोट भी आते हैं। यानी जिस दिन सारी ट्रांजैक्शंस होने लगी पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग या बायोमेट्रिक सिस्टम से, और कैश का आदान प्रदान ही होना बंद हो गया। रिक्शा पे बैठे, रिक्शा पे पेटीएम वाला है, आपने घर से पेटीएम के पैसे चले गए उसके पास। हर रिक्शा पे बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ है, बैठे 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 में दबाया, पैसे चले गए आपके उसमें। जिस दिन वो स्थिति आएगी कि सब्जी वाला है, टिंडा लिया, टिंडा के ऊपर निशान बना हुआ है, उंगली लगाई, टिंडे की पेमेंट हो गई। जिस दिन वो स्थिति आ गई उस दिन हो सकता है ब्लैक मनी खत्म हो, उससे पहले तो हवाला किसी सरकार के बस की बात नहीं है समाप्त करना। हाँ, कम कर सकते हैं। चलो 4 फंडिंग, बोलो बोलो, शुरू हो जाओ। मेरे ख्याल से राष्ट्रपति का वेतन तो नॉन टैक्सेबल है। और किसका पूछ रहे हैं? एग्रीकल्चर से वाइट कर सकते हैं आप, इसलिए अधिकांश आईएएस लोग क्या करते हैं, सिविल सर्वेंट्स, ध्यान रखना, जिस दिन आप सिविल सर्विस ज्वाइन करेंगे उस दिन आपसे एक डॉक्यूमेंट भरवाया जाएगा। उससे पूछते हैं आपकी अभी तक की सारी चल अचल संपत्तियां कितनी हैं, ताकि अगले साल तुलना कर सके। वो उसी दिन भरवाते हैं, फॉर्म भर के देना पड़ता है कि मेरी कुल चल अचल संपत्तियां कितनी हैं। तो लोग क्या होता है कि जब आईएएस में ज्वाइन करते हैं उससे पहले सियाने हो जाते हैं, आपसी आदान प्रदान सियानेपन का हो ही जाता है। जितने लोगों ने ज्वाइन करना है सबका व्हाट्सएप ग्रुप होता है, सीनियर से बातचीत हो रही होती है, सीनियर से बोलते हैं हमसे गलती हो गई, तुम मत करना गलती, ध्यान रखना। फिर वो कहते हैं कि ऐसा करो, दिखा दो कि 100 तोले सोना है तुम्हारे पास,
और ये है और वो है। कह रहे भैया हमारे पास 100 ग्राम भी नहीं है, 100 तोले कहाँ से आएगा? कहते हैं कोई बात नहीं, तुम लिख दो कि है, माँ के पास है, माँ को नानी ने दिया था, नानी को उसकी माँ ने दिया था, ऐसे करके लिख दो। ऐसे करते करते घूमता घूमता आ रहा है। इससे क्या होगा? अभी तो सरकार तुम्हारे पास वैसे भी नहीं आएगी ढूंढने के लिए, तुम्हारे पास है ही कैसे ढूंढने आएगी सरकार? आईआरएस ऑफिसर कहीं जाते हैं तो ऐसे नहीं जाते सूखे में, वो वहीं जाते हैं जहाँ से कुछ मिलने की उम्मीद हो। देश का विकास करना है ना, तो ऐसे किसी के पास चले जाएंगे मुंह उठा के, ऐसे नहीं होता है। वो ठीक ठाक पहले देखते हैं किसके पास जाने से देश का विकास होगा, ऐसे जाते हैं। तो आपके पास 2-3 साल कोई आएगा नहीं, और 2-3-4 साल में सिविल सर्वेंट्स उतना इकट्ठा कर लेते हैं। फिर वो कहते हैं ये वही है, नानी वाला है ये नानी जी ने दिया था, ये वही है। सरकार के लिए बड़ा चमक रहा है, इतना पुराना लग तो नहीं रहा। कहते हैं नहीं, बीच में एक्सचेंज हो गया था, पॉलिश करवा दिया था। हाँ, ये सब करके। और जिस जिस सिविल सर्वेंट का स्पाउस नौकरी नहीं करता है, वो सब खेती करते हैं। इसका मतलब समझ गए आप लोग? अगर स्पाउस नौकरी करता है फिर तो फंस गया मामला, ये भी नौकरी वो भी नौकरी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर पेरेंट्स खेती कर लेते हैं, और यदि कोई स्पाउस नौकरी नहीं करता है तो उसकी खेती होती ही होती है। फिर उसके पास खेती की जमीन 10-20 एकड़ 50 एकड़ होती है, उसमें फसल लहलहाती है उसमें हमेशा। कई करोड़ रुपए की आय आती है खेती की इनकम से। अब खेती में इनकम टैक्स होता नहीं है, तो सब वाइट हो जाता है। तो सिविल सेवाओं में खेती की आय बड़ी अच्छी मानी जाती है, तो देखिएगा आप लोग। लेकिन भारत सरकार की टेढ़ी नजर उस पर भी है। नरेंद्र मोदी लिस्ट मंगवाते हैं किस किस सिविल सर्वेंट के घर में खेती वाली आय आ रही है, वो बताओ जरा। उसी को खेत करते हैं फिर वो। ध्यान रखना। हाँ, आरटीआई से निकलवा सकते हैं। मेरे ख्याल से आरटीआई में इस पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप कह सकते हैं किस किस सिविल सेवा की खेती से आय हो रही है, बताओ। तो इलीगल फंडिंग में जो है वो है टेरर फंडिंग, आतंकवादी। खेती पर राज्य सरकार को इनकम टैक्स लगाने की शक्ति है, और राज्य सरकारें आमतौर पर ऐसा करती नहीं है। अगर आप हमारा संविधान में 7वीं अनुसूची देखेंगे तो उसमें राज्य सूची में लिखा हुआ है कि कृषिगत आय पर आयकर। तो जब भी एग्रीकल्चरल इनकम पर इनकम टैक्स लगेगा उसमें राज्य की भूमिका होगी। लेकिन राज्य उसमें नहीं लगाने की बड़ी वजह यह है कि खेती की आय से टैक्स लगाने में जो आप वसूलेंगे उससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा, मीनिंगलेस है।